गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जो कि मतलब कि आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन के लिए ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम लोग बारी बारी से हर एक नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर इसका डेवलपमेंट हुआ तो फिर होल नंबर बन के आया, फिर होल नंबर क्या होता है, होल नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के पार्ट्स होते हैं इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। फिर हम लोग बहुत सारे नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे नंबर के बारे में बात करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर सिस्टम जो है, सबसे एंशिएंट नंबर सिस्टम इसको कहा जाता है, जो कि है नेचुरल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम जो था हमारे पास, उसका नाम था नेचुरल नंबर। अच्छा, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर होता क्या है, और आप सभी जानते भी होंगे कि ये प्राकृत संख्या क्या होता है, क्योंकि हम लोग 4th स्टैंडर्ड से पढ़ना चालू करते हैं कि ये प्राकृत संख्या क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक नेचुरल नंबर के बारे में कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि, यानी अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, तो वह सब सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक बात समझना है कि इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। मतलब अगर इन मैथमेटिक्स या सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, या मैथमेटिक्स के किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, और अगर वहां पे कैपिटल एन आ रहा है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे, अंडरस्टूड सी बात होती है जनरली, कि वह नेचुरल नंबर के बारे में ही हम लोग बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेट थ्योरी के दृष्टिकोण से देखें तो कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वह कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर होते हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आप जो लिख रहे होते हैं, जो काउंटिंग में हम लोग यूज करते हैं, ऐसी सारी संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर से जीरो का खोज हो गया, और जीरो का खोज होते ही एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम था, दूसरा नाम था, उसका नाम था होल नंबर सिस्टम। होल नंबर सिस्टम। अच्छा, इस नंबर सिस्टम में होल नंबर को डिफाइन किया गया और कहा गया होल नंबर किसे कहते हैं, आपको समझना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर के बारे में बस एक जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट था जो होल नंबर में इंक्लूड हुआ, जो कि नेचुरल नंबर नहीं था। और आप कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसीलिए हम इसका डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि नेचुरल नंबर together with zero is called whole number, and it is denoted by W। आप कह सकते हैं कि जितना भी नंबर सिस्टम है वह अपने लिए एक अल्फाबेट को रजिस्टर्ड कर रखा हुआ है, यानी N बोले तो नेचुरल नंबर, W बोले तो होल नंबर। और अगर सेट थ्योरी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4, है ना, एंड सो ऑन, इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। आप देख सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 इसका भी एलिमेंट है, और 1 2 3 4 5 इसका भी एलिमेंट है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जितना भी नेचुरल नंबर होगा वह होल नंबर तो होगा, लेकिन सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें डेवलपमेंट होने से क्या हो गया कि एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा आ गया, जीरो। ठीक है, फिर इस नंबर सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट हुआ तो अब नेगेटिव नंबर लेके चला आया गया। तो अब एक नया नंबर सिस्टम बना जिसका नाम था इंटीजर्स। तो इस नंबर सिस्टम में हम लोग फॉर्मली इंटीजर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो समझते हैं कि ये इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स का मतलब हो गया द कलेक्शन ऑफ होल
होल नंबर समझ ही रहे होंगे, 0 1 2 3 4 5 है ना, एंड सो ऑन, होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर is called integers. Okay, and it is denoted by, आप पूछोगे ना फिर सर इसके लिए कौन सा अल्फाबेट को रिस्टार्ट करके रखा गया है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड से इंडिकेट भी किया जा सकता है, और इसे आई से भी इंडिकेट करते हैं हम लोग, और जनरली हम लोग क्या करेंगे ना, जेड से इंडिकेट करेंगे। आई एम कंफर्टेबल फॉर टू दिस अल्फाबेट। ओके, तो अगर हम कह सकते हैं कि सेट थ्योरी के अगर लैंग्वेज में समझे तो जेड इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कलेक्शन, मतलब करली ब्रैकेट में लिखना, और आप समझ सकते हैं कि अगर मैं बात करूं आपसे निगेटिव नेचुरल नंबर के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहां हो जाएगा -1 फिर -2 -3, दीज आर निगेटिव नेचुरल नंबर्स, एंड होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। यूं ही आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटीजर्स अगर आपको पहचानना है तो आपको देखना है कि या तो वह होल नंबर होना चाहिए या तो नेचुरल नंबर का निगेटिव वाला पार्ट होना चाहिए, निगेटिव नंबर होना चाहिए। अगर मैंने आपसे कहा कि -4.2 बताओ कि ये जो है सो इंटीजर्स है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना तो यह निगेटिव नेचुरल नंबर है और ना ही यह होल नंबर है। आपसे अगर मैंने कह दिया √3 इंटीजर्स है या नहीं है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यह √3 जो होगा वह भी एक इंटीजर्स नहीं है, ना तो यह नेचुरल काउंटिंग नंबर्स में आते हैं और ना ही यह 0 है और ना ही यह उसका नेचुरल नंबर का निगेटिव वाला पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, अब फॉर्मली इस नंबर सिस्टम को आगे इससे बड़ा नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए से पहले हम चाहते हैं कि इंटीजर्स को कुछ डिफाइन करके कुछ अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर लिया जाए। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इंटीजर्स को जो है ना जनरली फॉर्मली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, मतलब इंटीजर्स को हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वन ऑफ देम इज इवन इंटीजर्स एंड अदर इज ऑड इंटीजर्स, और दूसरा जो होता है आपका वह ऑड इंटीजर्स होता है, ऑड इंटीजर्स होते हैं। अब हम लोग बारी बारी समझते हैं कि ये इवन इंटीजर्स क्या होते हैं और ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इवन इंटीजर्स के बारे में आप समझते हैं, और आप जैसा कि जानते हैं कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, या इसको यूं कह सकते हैं द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर which is expressed as 2n, where n is an integer। मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको अगर आप 2n के फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पे n अगर इंटीजर्स आ रहा है तो ऐसे नंबर को आप क्या कह सकते हैं, इंटीजर्स कह सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 4 के बारे में बात करूँ तो आप समझ सकते हो 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 क्या है तो इंटीजर्स है, इसका मतलब 4 जो होगा वह भी एक इंटीजर होगा। अगर आपसे बात करूँ 2 × अच्छा इसके 5 के बारे में बात करूँ तो आप लिख सकते हैं 2 × 2.5, और यहाँ पे ये जो n के जगह पे जो 2.5 नंबर है वह एक इंटीजर नहीं है, इसलिए 5 जो होगा वह एक इवन नंबर नहीं होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 × n के जगह पे कोई भी इंटीजर रखो, 2 × 0 रख दो तो ये निकल के आएगा 0 इज एन इवन नंबर। तो आपको याद क्या रखना है कि 0 एक पॉइंट नोट बना के लिख देना है, 0 इज एन इवन नंबर, 0 इज एन इवन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इस बात को कि 0 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। फिर हम बात करते हैं ऑड नंबर के बारे में, तो आप सिर्फ डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखना है, यहाँ पे 2n + 1 लिख लेना है। आप फिर से लिख सकते हैं द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ 2n + 1। अगर कोई भी नंबर आपके पास 2n + 1 के रूप में लिखा हुआ है और n अगर इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n के जगह पे कोई अगर पूर्णांक संख्या रखी हुई है, तो इसका मतलब वह जो संख्या है वह
ऑड इंटीजर्स है, यानी हम कह सकते हैं हिंदी में कि यह विषम पूर्णांक है, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 अगर आप रखोगे तो 3 और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और प्लस 1 निकल के आएगा 3, और 3 जो होता है वह एक विषम पूर्णांक है, वह ऑड इंटीजर्स उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगर आपने 2 इंटू 5 प्लस 1 रखा, n के जगह पे अगर आपने 5 रखा तो हो जाएगा 2 5 10, यानी 2 पंचे 10 और प्लस 1 यह हो जाएगा 11। तो यह जो होगा ना यह भी एक ऑड इंटीजर्स ही कहलाएगा। आप व्हेयरएज जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इस जगह पे पॉजिटिव नंबर ही रखो, आप नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो। 2 इंटू -1 प्लस 1 करोगे तो हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1, -1 इज ऑल्सो ए ऑड इंटीजर्स। ओके, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया इवन इंटीजर्स, जिसको हम लोग हिंदी में सम पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा एंड द अदर वन इज ऑड इंटीजर्स, जिसको हम लोग हिंदी में विषम पूर्णांक कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सम पूर्णांक किसे कहा जाता है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि ऐसा संख्या जिसको हम 2n के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग सम पूर्णांक कहेंगे, और जिसको 2n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग विषम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, अब इस नंबर सिस्टम को आगे डेवलप करने से पहले एक दो नंबर के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे हम एक दो नंबर के बारे में समझना है तो हम लोग उसका नाम रखे हुए हैं, एक का नाम है प्राइम नंबर और एक का नाम है कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। अब क्या हुआ कि एक दो नंबर सिस्टम और मेरे पास सामने आया, दो नंबर सामने आया। एक का नाम है प्राइम नंबर और दूसरे का नाम है कंपोजिट नंबर, अब बारी बारी से इसके बारे में समझते हैं। ये प्राइम नंबर क्या होता है और ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अच्छा, बहुत जब पूछा जाए किसी से कि ये प्राइम नंबर किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वो आसानी से इसका आंसर दे देता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है, यानी द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन अगर कोई पूछ दिया जाता है कि अगर बताओ कि आप 3.1 क्या होगा, प्राइम नंबर है या नहीं है, फिर वहां पे कंफ्यूजन उत्पन्न होने लगता है। तो हम प्राइम नंबर को फॉर्मली एक डेफिनेशन दे देते हैं जो हर जगह लागू करेगा। तो हम कह सकते हैं, आप याद रखें, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमने नेचुरल नंबर को, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर कैटेगराइज कर दिया गया। एक को बोला गया प्राइम नंबर, एक को बोला गया कंपोजिट नंबर, और 1 को आप अलग से रख सकते हो। अच्छा, तो हम प्राइम नंबर के बारे में समझ सकते हैं कि देखो, प्राइम तभी हो सकता है जब वह नेचुरल होगा। अगर वह नेचुरल नहीं है तो इसका मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वह प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द नंबर which have only two distinct factor, मतलब ऐसा संख्या जिसके पास दो अलग अलग फैक्टर अगर होगा, उसी द नेचुरल नंबर, आप ऐसे लिख दो, द नेचुरल नंबर which have only two distinct factor, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके पास सिर्फ दो भिन्न भिन्न फैक्टर होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अच्छा, ये डिस्टिंक्ट लगाने का मतलब सिर्फ एक ही था कि अगर जैसे मैंने कहा कि एक क्या होगा, प्राइम नंबर होगा कि कंपोजिट नंबर होगा, तो बहुत बच्चे कहते हैं कि यह जो भी होगा यह भी प्राइम नंबर होगा, क्योंकि एक से भी कटता है और इटसेल्फ से भी कटता है। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखने का मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, इसीलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2 के बारे में, तो 2 क्या होगा, 2 का फैक्टर कौन कौन सा होता है, तो 2 का फैक्टर 1 भी होता है और 2 भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो नंबर है वह एक प्राइम नंबर है, क्योंकि यह एक से करता है और इटसेल्फ स्वयं से करता है और दोनों अलग अलग भी है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है ना, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होते हैं वह 2 होता है। आप एक बात ऐसे भी 2 के बारे में एक बात और समझ सकते हैं, यह एक ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है which is even, मतलब कि सम होने वाला एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है ये।
ठीक है। और आप समझ सकते हो अपार संख्या के बारे में, 3 के बारे में समझ सकते हैं, यह भी 1 से करता है और 3 से करता है, तो यह भी प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 के बारे में बताइए, तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो आप कह सकते हैं कि 4 जो होता है वह एक प्राइम नंबर नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हो गया, दीज आर द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, दीज आर द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम लोग कंपोजिट नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके बारे में डेफिनेशन आप समझ ही गए होंगे कि क्या लिखने वाले हैं, कि द नेचुरल नंबर, फिर इसमें भी लगा देते हैं, नेचुरल नंबर का पार्ट है ये, तो हम कह सकते हैं कि द नेचुरल नंबर which have more than 2 factor, मतलब ऐसा प्राकृत संख्या जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स होंगे, ऐसे नेचुरल नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है ना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होते हैं वह होता है 4, क्योंकि 1 के पास तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 के पास सिर्फ 2 फैक्टर है, 1 और 2, 3 के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, 4 के पास ही जो है ना, 4 जो है उसके पास 1, 2 और 4 फैक्टर, 3 फैक्टर्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, वह जो होता है वह 4 होता है। ठीक है। तो आप आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी प्राइम नंबर कब होगा और कंपोजिट नंबर कब होगा, जब वह नेचुरल होगा। अगर नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक गिनती की संख्या है, तो आप बता सकते हैं कि वह प्राइम है या कंपोजिट है। अगर वह गिनती की संख्या में नहीं आता है, तो यू कैन नॉट डिफाइन कि विच इज प्राइम और विच इज नॉट प्राइम या विच इज कंपोजिट नंबर। ओके, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आप यहां से इस इंटीजर्स के बाद से आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। फिर आपने समझा इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। कुछ और संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं, कुछ और नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अब जो नंबर है, अब जिस नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह इसी से रिलेटेड है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स, है ना, को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग असहभाज्य संख्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है। तो को प्राइम नंबर के बारे में समझते हैं। ये को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग 2 नंबर्स या 2 नेचुरल numbers are said to be co-prime, if their HCF is 1। अच्छा, मैंने फिर से क्लियर कर दिया है कि को प्राइम का मतलब बहुत बच्चे यही समझते हैं कि दोनों के दोनों जो नंबर होंगे वह को प्राइम नंबर होने चाहिए, लेकिन यहां पे भी ऐसा बात नहीं है। आप याद रखो, क्रो प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है कि वह 2 नंबर जो दे रखेगा, एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो कम से कम मिनिमम 2 होना चाहिए, तो मोर देन 2 नंबर्स होने चाहिए। तो 2 नंबर को आप लोग को प्राइम नंबर तभी कह सकते हो जब दोनों का HCF 1 होना चाहिए, और वो दोनों नंबर जो होगा वह एक नेचुरल नंबर होगा यानी प्राकृतिक संख्या होगी, या मैंने आपको पहले भी कह दिया कि वह या तो वह गिनती की संख्या होगी। ठीक है। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जैसे मैंने कहा कि 2 3 क्या होंगे, 2 3 जो होंगे वह हो जाएगा को प्राइम नंबर्स। ये जो है ना वो को प्राइम नंबर्स का पेयर है। अच्छा, अगर मैंने कहा आपके पास 3 4 के बारे में मैंने कहा, तो 3 4 जो है ना वह भी एक को प्राइम नंबर्स है, लेकिन आप ध्यान रखो इसमें 3 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, लेकिन तब पर भी यह को प्राइम नंबर्स है क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, एक नेचुरल नंबर्स है। अच्छा, अगर मैंने कहा कि 15 और 16 के बारे में आपका क्या कहना है, तो हम कहेंगे 15 और 16 का जब एचसीएफ निकालोगे तो भी 1 निकल के आएगा। तो अगर दोनों का एचसीएफ अगर 1 आ रहा है और दोनों का दोनों अगर नेचुरल नंबर हैं, तो वह कहलाएगा, वह को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। वह क्या कहलाएगा, वह को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। आप ऐसे भी समझ लो कि अगर आपसे कभी भी कोई को प्राइम नंबर्स का पेयर लिखने के लिए कहता है या को प्राइम नंबर्स लिखने के लिए कहते हैं, तो आप एक बात ध्यान रखना कि 2 लगातार संख्याएं जो होती है ना आपस में हमेशा को प्राइम होती हैं। यानी मैंने क्या कहा कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स
आर ऑलवेज को प्राइम, ऑलवेज को प्राइम। अच्छा, बैंकिंग एसएससी में तो ऐसा क्वेश्चन पूछ भी देता है कि आपसे कोई पूछ देगा कि चलिए इसमें से कौन सा को प्राइम नंबर है बताइए, तो आप याद रखें दो लगातार संख्या जो होती है हमेशा को प्राइम होती है। या आप क्या कर सकते हैं, उसका एचसीएफ निकालना है आपको, और एचसीएफ अगर उसका 1 आ रहा है, अगर उसका एचसीएफ अगर 1 आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि दोनों का दोनों नंबर जो होगा वह जो नंबर का पेयर है वह को प्राइम नंबर्स, वह क्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स के बाद अच्छा एक बात और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम। इसको हम लोग रिलेटिवली प्राइम के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है कि आपने ऐसा नाम ना सुना हो या सुना भी होगा, तो आप ध्यान रखें कि इसी प्राइम नंबर को को प्राइम नंबर को हम लोग रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। ठीक है, ठीक इसके बाद एक और नंबर है जिसका चर्चा भी कर ही लेना यहाँ पे जोड़ी है, जिसका नाम है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा, ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? अच्छा, ये एक्चुअली हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम सेट थ्योरी का रिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ऐसे नंबर्स उसके बीच में आते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उससे पहले ही हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं कि ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। अच्छा समझो ट्विन प्राइम्स, अच्छा ट्विन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, जुड़वा होता है, मतलब साथ साथ होने वाला, एक के बाद एक कंसिक्वेंट होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, if their difference is 2। मतलब कहने का मतलब क्या है, अच्छा देखो को प्राइम और ट्विन प्राइम में कंफ्यूज नहीं होना है। को प्राइम में दोनों का दोनों नेचुरल नंबर होगा और ट्विन प्राइम में दोनों का दोनों प्राइम नंबर होंगे, दोनों के दोनों प्राइम नंबर होंगे। और ध्यान रखने वाली बात एक बात और क्या है कि दोनों का डिफरेंस जो होगा वह 2 हो रहा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 3 और 5 के बारे में, तो ये दोनों जो है ना वह ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों प्राइम और प्लस दोनों का डिफरेंस भी 2 है, यानी दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अगर मैंने कहा कि 5 और 7 ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह 2 है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्विन प्राइम कह सकते हैं। 17, 19 को आप ट्विन प्राइम कह सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से समझ गए होंगे कि ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स क्या होता है, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, और प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, अब फर्दर हम लोग मूव करते हैं। अभी तक हमने जो सीखा है नंबर सिस्टम में, डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम में, सबसे छोटा नंबर सिस्टम जो सबसे पहला नंबर सिस्टम जो था वह नेचुरल नंबर सिस्टम था। ठीक उसके बाद होल नंबर सिस्टम आया। अब ठीक उसके बाद जो है वह इंटीजर्स आ गए, और इंटीजर्स का जब डेवलपमेंट हुआ तो एक नया नंबर सिस्टम बन के आया जिसका नाम था रैशनल नंबर सिस्टम। अच्छा, तो रैशनल नंबर सिस्टम में हम लोग किसके बारे में सीखेंगे, रैशनल नंबर के बारे में सीखेंगे। और ये रैशनल नंबर तो आप जानते ही होंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग फॉर्मली डिफिनेशन में ले लेते हैं, क्योंकि सारे कुछ समझ रहे हैं तो इसको भी हम एक बार समझ ही लेते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, रैशनल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। आप समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या। ठीक है, आप समझ रहे हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये रैशनल नंबर क्या होता है, तो आप आसानी से उसे कहते हैं कि द नंबर विच इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब P अपॉन Q के रूप में लिखा गया हुआ कोई भी नंबर P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ कोई भी नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या होते हैं कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन हम लोग समझते हैं कि P एंड Q आर इंटीजर्स। बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है, इसको तो आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि मतलब रैशनल नंबर का मतलब हो गया जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, Q इज इक्वल टू 0 ना हो, और P और Q जो होना चाहिए वह एक इंटीजर्स होना चाहिए। तो आप
आप एक भी इसमें से क्राइटेरिया को अगर आप हटा देंगे तो वह उसके रेशनल नंबर सिस्टम के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। तो जब भी आपको कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप इस तीनों क्राइटेरिया को समझाएं कि वैसा नंबर सिस्टम जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर फॉर्मली अगर बात किया जाए, जैसे एग्जांपल अगर समझा जाए, जैसे 2 के बारे में क्या कहना है आपका, 2 रैशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 अपॉन 1 तो लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो इसका मतलब वह जो होगा वह क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। 3 के बारे में क्या कहना है, -3 के बारे में क्या कहना है, और सभी इन सारी नंबरों को हम लोग क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 के बारे में क्या कहना है, तो 0 अपॉन 1 भी सही है, P अपॉन Q के फॉर्म में है, नीचे वाला 0 नहीं है, और P और Q इंटीजर्स भी है, 0 भी इंटीजर्स है और 1 भी इंटीजर्स है, तो 0 भी रैशनल नंबर है। तो आप समझ सकते हैं, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ईच एंड एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वह रैशनल नंबर होते हैं। अब एक चीज का दिक्कत क्या है, आपको क्या समझ में आएगा कि अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर कोई नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि वह रैशनल है या रैशनल नहीं है। तो आप याद रखो, किसी भी नंबर को आप सिंपली ध्यान रखो, छोटी सी बात को, किसी भी नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, ये डेसिमल फॉर्म जो लिखते हैं ना किसी नंबर का, तो वो 2 प्रकार का होता है, या तो वह टर्मिनेटिंग होता है, या तो वह टर्मिनेटिंग जिसको आप हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं, या तो वह टर्मिनेटिंग होगा, या तो दूसरी बात आप कह सकते हैं या तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, तो अगर टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने लिखा 2.15, यह जो डेसिमल है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 15 के बाद अब कुछ नहीं आ सकता है। अगर मैंने लिखा 3.12, दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप कह सकते हैं अगर मैंने लिखा 5.1235, ऐसा कुछ भी लिख दिया, तो आप 1 2 3 5 के बाद अब कुछ नहीं आएगा, तो ऐसे डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और फॉर्मूले इसका डेफिनेशन हम बाद में लिखा देंगे, या समझ लो आप, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, 9th 10th का चीज़ है ये सब। अच्छा, अब समझो, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है ना, वह 2 प्रकार का होता है, या तो वह जो हो सकता है, या तो वह रिपीटिंग होगा, या तो वह डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा होगा ना वह रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा होगा, या तो वह नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा होगा। एक बात ध्यान क्या रखना है कि जितना भी रैशनल नंबर होते हैं ना जो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं, उसका जब भी डेसिमल फॉर्म आप लिखोगे ना तो वह टर्मिनेटिंग ही होगा या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला पार्ट आ रहा होगा, कभी भी वह नॉन रिपीटिंग नहीं हो रहा होगा। जैसे कभी कितने बच्चे समझते हैं कि 22/7 जो होता है ना, वह उसका जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो नॉन रिपीटिंग आता है। ऐसा बात नहीं है कि पाई जो है, पाई को इरेशनल नंबर इसलिए आदमी समझ लेता है कि उसका जो डेसिमल फॉर्म होता होगा ये वाला पार्ट आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। आप याद रखो 22/7 जो होता है ना, 22/7 के बारे में आप समझो कि यह जो होता है ना, यह भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि P अपॉन Q के फॉर्म में भी है, Q 0 भी नहीं है। और आप समझ रहे हैं ना, ऊपर वाला 22 यह भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो होल नंबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वह होल नंबर भी है और यह भी होल नंबर है, या इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो यानी रिपीटिंग जैसे कहने का मतलब 2.151515 है ना, ये जो 15 है वो रिपीटेड टाइम्स आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो होगा ना, यह भी एक रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन अगर इसके बाद 2.13561231 ऐसे करके कुछ नंबर आ रहा है, अगर डेसिमल के बाद हमको पता नहीं चल रहा है कि रिपीट कहाँ से कर रहा है, अगर रिपीटिंग नंबर नहीं आ रहा है, नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ऐसे नंबर को हम लोग इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। यानी रैशनल नंबर का एक और फॉर्मली डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, है ना, जिस ऐसा नंबर जो क्या होगा, द नंबर व्हिच इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी रैशनल नंबर के बारे में आप कह सकते हो कि इसका जो डेसिमल फॉर्म होता है, रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है, आइदर वह क्या होगा, या तो वह टर्मिनेटिंग हो रहा होगा, यानी या तो वह शांत दशमलव होगा, या तो वह अशांत अगर होता है यानी रिपीट करता है, या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो वह क्या होगा, उसमें रिपीटिंग वाला नंबर आ रहा होगा, रिपीटिंग वाला नंबर आ रहा होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। ऐसे नंबर को क्या कहेंगे हम लोग, रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, ठीक इसके बाद एक नया नंबर सिस्टम है, या इसी का यूं कहें कि इसका ब्रदर है, भाई है, जिसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। आप समझ ही गए होंगे आई थिंक कि रैशनल और इर्रेशनल का मतलब क्या होता है। रैशनल का मतलब हो गया जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और Q इज इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, और दोनों का दोनों ऊपर और नीचे दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, एक इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, अब एक नया नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। एक को बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। अब इसको भी समझ लगते हैं। अच्छा, इर्रेशनल नंबर मतलब इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब नाम से स्पष्ट है, कह सकते हैं कि द नंबर विच इज नॉट रैशनल, विच इज नॉट रैशनल, विच इज नॉट रैशनल। मतलब आप किसी नंबर को आप कह सकते हैं देख के कि अगर वह रैशनल नहीं है, दैट मीन्स वह जो होगा वह इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि √3, तो √3 को देख के क्या कह सकते हैं, रूट सर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, Q सर 0 भी नहीं है, मतलब बिल्कुल सही, अभी तक भी रैशनल है। लेकिन क्या आप सोचो कि नीचे वाला जो एक और क्राइटेरिया है इसका, P and Q आर इंटीजर्स। चलो Q तो इंटीजर्स है, मैंने मान लिया, लेकिन क्या बताओ, क्या इस ऊपर वाला जो टर्म है √3 यह इंटीजर्स है? तो यह तो इंटीजर्स नहीं है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि यह जो होगा वह रैशनल नंबर नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि √5 के बारे में, √5 क्या होगा, तो √5 जो होगा वह भी एक इर्रेशनल नंबर होंगे, √5 जो होगा वह भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि √5 जो होगा वह इंटीजर्स नहीं है। आप कह सकते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है ना, वह उसके डेसिमल फॉर्म में वह नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होता है, इसीलिए पाई को जो है ना, पाई जो होता है, पाई हो गया, ई हो गया, हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे ई सिंबल, है ना, इसके बारे में। ये सारी नंबर जो है वह सारी के सारी क्या है, इर्रेशनल है। अब हम लोग कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, रैशनल और इर्रेशनल के बारे में। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। आप समझो कि अगर इसके प्रॉपर्टीज में क्या है कि आप एक बहुत ध्यान से आप नोट डाउन कर लेना इस बात को, और ध्यान रखना इस चीज को, कभी कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए। आप याद रखना कि दो रैशनल नंबर का जब ऐड किया जाता है ना, जब ये रैशनल में रैशनल को जोड़ दीजिए, कोई रैशनल नंबर है उसमें रैशनल को रैशनल में अगर जोड़ देते हैं या घटा दीजिए, है ना, या साथ साथ में एक ही बात समझो ना कि गुना भी कर दें, है ना, तो यह ऑलवेज एक रैशनल नंबर ही होगा। यह ऑलवेज क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होंगे, इरेशनल नहीं हो सकता है। दो रैशनल नंबर को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए, तो या आप भाग भी कर दीजिए, चलिए भाग भी कर दिएगा तो क्या होगा, वह रैशनल ही होगा। अच्छा, रैशनल में जो एक कंडीशन क्राइटेरिया था रैशनल होने के लिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। ये Q जो 0 नहीं होना चाहिए मैथमेटिक्स के हर जगह काम करेगा। यहाँ हर जगह हम लोग याद रखेंगे कि जहां पे Q 0, नीचे वाला अगर 0 हुआ, ऊपर 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे अगर 0 होगा तो हर जगह अनडिफाइंड होगा। इस बात को ध्यान रखना आप, इस बात को। तो आप याद रखेंगे कि रैशनल में रैशनल को ऐड करेंगे तो भी रैशनल, मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी रैशनल, डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल होगा। लेकिन अच्छा, फिर दूसरी बात आप याद ध्यान रखेंगे, अगर एक रैशनल हो, या पहले ऐसा समझ लेते हैं, हाँ चलो, एक रैशनल है और दूसरा इर्रेशनल है, एक रैशनल है और दूसरा इर्रेशनल है, तो ये ऑलवेज हमेशा क्या होगा ना, मेरे पास इर्रेशनल ही होगा, ये हमेशा इर्रेशनल ही होगा। एक रैशनल हो जाए और एक, जैसे आप कह सकते हो ना कि 2 रैशनल है और √3 इर्रेशनल है, तो 2 + √3 जो होगा वह एक इर्रेशनल नंबर्स होंगे, वह एक इरेशनल नंबर होगा। फिर चौथा प्रॉपर्टीज आप समझो कि अगर आपने इर्रेशनल में अगर इर्रेशनल जोड़ा, इर्रेशनल में अगर आपने इर्रेशनल को अगर जोड़ा,
तो ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है कि मे बी रैशनल और इर्रेशनल, ये कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप समझ सकते हो ना, √2 + 1 अगर मैंने लिखा, मैंने पूछा आपसे ये कौन सा नंबर है, तो आप तो कहोगे ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल इसलिए भी है कि यह रैशनल है और यह इरेशनल है, तो ये पूरा बन के क्या बन गया, पूरा जो है वह आपके पास इरेशनल नंबर है। अच्छा, अगर मैंने इसमें क्या किया ना, कि अगर मैंने क्या किया इसमें 1 - √2 को अगर जोड़ दिया, यह भी तो इरेशनल है। तो आपने अगर इरेशनल में अगर आपने इरेशनल को अगर जोड़ दिया, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, अगर आपने जोड़ा तो ये कट के आ जाएगा 2, तो 2 जो होगा वह क्या होगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो आप कभी श्योर नहीं हो सकते हैं कि इरेशनल में अगर आप इरेशनल को जोड़ेंगे तो वह रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखें, थोड़ा सोच समझ के इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा सोच समझ के दें कि वह क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। इरेशनल में आप इरेशनल को जोड़ेंगे तो याद रखें कि वह मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल भी हो सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आप चलो कि एक रैशनल हो जाए एक इरेशनल हो जाए, तो हमेशा क्या होगा, वह ऑलवेज इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, और इसका छोटा छोटा प्रॉपर्टीज हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई अगर रैशनल नंबर लिखा हुआ है जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, तो पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या होगा कि पॉजिटिव तभी हो सकती है जब P का साइन और Q का साइन दोनों सेम होगा। नहीं, द साइन ऑफ P and Q will be same, मतलब अगर P का साइन और Q का साइन अगर दोनों का साइन अगर सेम है तभी वह 0 से बड़ा हो सकता है, अदरवाइज वह 0 से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप समझो ना कि -3/-4, या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यह जो नंबर है वह 0 से बड़ा है। अगर आप समझो, अगर मैंने कहा कि अच्छा ऊपर में 3+ वो भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो यह जो होगा वह भी 0 से बड़ा है। अच्छा, दोनों छोटा कब होगा, P/Q की वैल्यू 0 से छोटा कब होगी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का साइन जो होना चाहिए वो अल्टरनेट होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, तभी यह नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज यह नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपने अभी तक जो सीखा, आपने सीखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। नाउ हम लोग जो है ना, अब फाइनली जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर सिस्टम। तो आप उसमें कुछ है नहीं, रखा हुआ है नहीं। आप समझ सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर क्या होते हैं या रियल नंबर सिस्टम क्या है, तो आप याद रखें अभी तक का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल गया कि रैशनल नंबर को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं। रजिस्टर्ड नंबर तो है, रजिस्टर्ड अल्फाबेट तो है, तो इसके लिए भी कुछ रजिस्टर्ड अल्फाबेट है क्या। हाँ, आप ध्यान रखें कि रैशनल नंबर को हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं। रीजन यही है कि जब भी हम लोग अगर 4/2 अगर लिख रहे हैं, तो ये जो बराबर जो 2 लिखते हैं वो एक्चुअली क्वोशेंट होता है, भागफल होता है। तो चूंकि भागफल को हम लोग Q से इंडिकेट, R से इसलिए इंडिकेट नहीं किए हैं क्योंकि ये बाबूजी के लिए छोड़ के रखा हुआ है। रियल नंबर होता है ना, उसके बाबूजी रियल नंबर है, तो रियल नंबर के लिए छोड़ के रखा हुआ है। आप याद रखें, रैशनल नंबर को हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, और इर्रेशनल नंबर को बहुत से तरीका से इंडिकेट किया है। आप Q दे के काट दो, है ना, इरेशनल नहीं है। अच्छा, Q0 से भी कहीं कहीं इंडिकेट कर दिया जाता है। आप Q का कॉम्प्लीमेंट साइन लगा दीजिए, इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो है हम लोग Q को लिख के हम लोग क्या करेंगे, कट मार देंगे, और वह जो रिप्रेजेंट करेगा वह एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं फाइनली आपको रियल नंबर की तरफ मूव करवाना चाह रहा हूं, और आप समझ लें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो आप रियल नंबर के बारे में आप कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल। The collection of rational and irrational number are called real number। मतलब रियल नंबर का मतलब ही होता है, रियल नंबर आपसे अगर कोई पूछता है रियल नंबर किसको कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल। अगर आपने सारे रैशनल नंबर का कलेक्शन ले लिया और सारे इरेशनल नंबर का कलेक्शन ले लिया, इरेशनल नंबर का कलेक्शन ले लिया, तो ऐसे नंबर को हम लोग, ऐसे कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ऐसे कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके आगे भी और भी नंबर सिस्टम है जिसका हम लोग फॉर्मली जो है ना एक नया वीडियो बनाएंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होगा, जो कि हम लोग फॉर्मली 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे, आप उसको जरूर देखिएगा, और जब इस चीज़ को सारे को आप रिवीजन करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आपके पास रहा रियल नंबर सिस्टम। ओके, थैंक यू।